राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग राष्ट्रकूट डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये चली थी 200 सालों तक की, 10th सेंचुरी के एंड तक की। ठीक है। और इसको जो फाउंड किया था, दंतीदुर्ग ने फाउंड किया था। इसकी स्थापना दंतीदुर्ग ने करी थी डेक्कन रीजन में। ठीक है। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी मान्यखेड़। इसे मालखेड़ भी कहते हैं। और प्रीवियसली ये एलोरा में होती हुआ करती थी। अमोघ वर्ष के शासनकाल में ये ट्रांसफर करी गई इनकी कैपिटल। ओके। और इनका मतलब इनके काल में युद्ध चला करते थे, मतलब कॉन्टिन्यूअस। मतलब चालुक्य और वेंगी से इनके युद्ध हुआ करते थे साउथ ईस्ट में, और साउथ में देखें तो पल्लव, कांची के जो पल्लव थे उनसे होते थे, और मदुरई में जो पांड्यास थे उनसे भी इनके युद्ध चला करते थे कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है। और इन ये एक्चुअली थे कौन? अगर देखा जाए कि ये इनका मतलब राइज कहाँ से हुआ, तो ये हम लोग देखते हैं ना कि बड़े बड़े किंग्स होते हैं, उनके सामंत जो मजबूत हो जाते हैं वो उनसे विद्रोह कर देते हैं। वैसे ही इनका भी राइज हुआ था। ये चालुक बदामी के जो चालुक्य थे उनके सामंत हुआ करते थे। इन्होंने मतलब ये स्ट्रांग हो गए, इन्होंने मतलब उनको किंग को मार के अपने अपना मतलब साम्राज्य स्थापित करा था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनके मतलब इनकी इम्पोर्टेंस हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो जो अरब ट्रैवलर थे अल-मसूदी, उनके डिस्क्रिप्शन में इनकी राष्ट्रकूट की जो इम्पोर्टेंस मिलती है कि बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे साउथ में। और इनके कुछ रीजन्स होते थे जहाँ पे ये डायरेक्टली प्रशासन चलाया करते थे। उनको इन्होंने 3 भागों में विभाजित करके रखा था: राष्ट्रास, विषयस एंड भुक्ति। राष्ट्रास जो कहा जाता था, राष्ट्र उसे प्रोविंस को कहा जाता था, मतलब एक प्रांत को ये लोग राष्ट्र कहते थे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये इनके टाइम पे जो थे हॉर्सेस, मतलब यहाँ जो भी रीजन इनका रहता हो, बट ये इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस अच्छी वैरायटी के। कहाँ से? अरेबिया से, वेस्ट एशिया से एंड सेंट्रल एशिया से। ठीक है। इन्हीं के टाइम में एलोरा एंड अजंता की जो केव्स थी उनको बनवाया गया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। ठीक है। और अगर एलोरा केव्स की हम लोग बात करें तो यहाँ टोटल 34 केव्स देखने को मिलती हैं, जिसमें कि 1 से 12 तक बुद्धिस्ट हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदू केव्स हैं एंड 30 से 34 जैन केव्स हैं। ठीक है। ये याद रखिएगा, नंबर इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनफैक्ट कई बार पूछा गया भी है। अब हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट किंग्स राष्ट्रकूट के। दंतीदुर्ग, इनसे आप परिचित हो चुके हैं, ये इसके फाउंडर हैं। उसके बाद ये कृष्ण फर्स्ट, ध्रुव फर्स्ट, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष कृष्ण थर्ड और करका। सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट इनमें से यही है लास्ट, क्योंकि जो लास्ट होता है वो मतलब उसके टाइम पे डिक्लाइन फास्ट होता है ना, या जो भी हो, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट इनका कार्यकाल इफिशिएंट नहीं था। ये लास्ट किंग थे इस डायनेस्टी के। अब चलिए आगे देखते हैं। दंतीदुर्ग से ही देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो दंतीदुर्ग थे, इन्होंने मतलब अपना सामंत जब मजबूत हो गए थे तब से इन्होंने अपना राज्य जो है एक छोटे लेवल पे चलाना तो 733 ईस्वी से ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। लेकिन ये पावर में मतलब एज अ मतलब किंगडम, एज अ किंगडम ये 753 में मतलब राइज हुए। इसीलिए यहाँ पे 753 लिखा हुआ है मैंने, लेकिन कहीं कहीं पर 733 भी दे देता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। धनती तो थे, अभी हम बता चुके हैं जैसा कि आपको, फाउंडर थे। और इन्होंने जो है वो दशावतार टेम्पल बनवाया था एलोरा में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्स आर्ट एंड कल्चर में भी पूछे जाते हैं, और मिडीवल में भी, एंशिएंट मिडीवल में टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब चाहे इसे आर्ट एंड कल्चर में समझिए, चाहे हिस्ट्री में समझिए, पर पढ़ना है। टेम्पल्स याद रखने हैं, किसने बनवाया था और कहाँ बनवाया था। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो थी, इन्होंने कुछ उपाधियां भी ली होंगी। सीधी सी बात है, अगर किंग है मोस्टली लेते हैं उपाधियां, तो इन्होंने कौन सी उपाधि ली? महाराजाधिराज। ये सबसे पॉपुलर उपाधि है, हर कोई ले रखा है। फिर आती है परमेश्वर,
और एक ये थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, परम भत्तर का, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है महाराजा धीराज है एंड परमेश्वर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट किंग। अब देखते हैं कृष्णा फर्स्ट। इनका शासनकाल है 756 से 773 एडी। ठीक है, और यहाँ पे एडी मिस हो गया, चलिए लिख देते हैं एडी। ओके, तो ये जो थे दंतदुर्ग के बाद किंग बने। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हैं वो दंतदुर्ग के चाचा थे। ठीक है, ये दंतदुर्ग के अंकल हुआ करते थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। 9th सेंचुरी जो है उसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल बनवाया था, कैलाशनाथ टेम्पल। कहाँ बनवाया था? एलोरा में। ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ओके, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले किंग हैं ध्रुव फर्स्ट। इनको मतलब पॉपुलरली इन्हें ध्रुव धारावर्ष कहा जाता है। एग्जाम में ज्यादातर ध्रुव धारावर्ष ही लिख कर आएगा, लेकिन फिर भी ध्रुव फर्स्ट हैं ये। इनका शासनकाल था 780 से 792 ईस्वी में। ठीक है, इनके जो उपनाम, जिसे निक नेम या मतलब उपाधि आप जो भी कहें, वो है धारावर्ष, निरूपम एंड काली वल्लभ। सबसे इंपॉर्टेंट ध्रुव धारावर्ष चलता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद देखें तो इन्होंने जो है कई सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस करे हैं। एक्सपीडिशन क्या होता है? मतलब क्या बोलते हैं, मतलब नहीं, प्रोग्राम्स चलाए, प्रोजेक्ट टाइप्स, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कई सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस करे हैं, जिनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कन्नौज का, नॉर्थ इंडिया में। और चूंकि डेक्कन रीजन का है ना, तो नॉर्थ इंडिया यहाँ पे मेंशन करना इम्पोर्टेंट था। तो डेक्कन रीजन से ये कन्नौज तक आ गए थे, देख लीजिए मतलब कितना इन्होंने अपना एक्सटेंड करा था। और यहाँ पे आके इन्होंने गुर्जर प्रतिहार और पाल का जो कॉम्बिनेशन, मतलब साथ में दोनों लड़ रहे थे, इन दोनों को हराया। और ये इन्होंने फिर कन्नौज, इसको हरा दिया था, बट ये कन्नौज, इन्होंने एक्चुअली कन्नौज जीत लिया था इनको हरा कर, बट वहां पे इनका शासन नहीं हो पाया था। शासन जो वो अगले किंग करेंगे आके, बट यहाँ पे इन्होंने इनके जो कॉम्बो था इनका, गुर्जर प्रतिहार और पाल का, उनको हरा दिया था। ठीक है, और एक चीज और देखेंगे, ये कंटेम्प्रेरी समकालीन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो इनके प्रतिहार जो राजा थे वत्सराज, वो इनके कंटेम्प्रेरी समकालीन थे, और वत्सराज को ही रियल फाउंडर माना जाता है प्रतिहार एम्पायर का। ठीक, सॉरी, जस्ट अ मिनट। चलिए अब गोविंद थर्ड को देखते हैं, अनदर इम्पोर्टेंट किंग। इनको ग्रेटेस्ट किंग कहा जाता है। क्यों, वो अभी आप समझ जाएंगे। इनको ग्रेटेस्ट किंग कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जो भाई थे इंद्र, उनकी हेल्प से 12 मतलब राजाओं के मतलब क्या बोलते हैं, ग्रुप को हरा दिया था। 12 राजाओं के ग्रुप को इन्होंने सिर्फ अपने भाई की हेल्प से हरा दिया था। बड़ी बात है, इसीलिए इनको ग्रेटेस्ट किंग कहा जाता है। ठीक है, और इनको इन्होंने एक टाइटल लिया हुआ था, जगतुंगा फर्स्ट। ठीक है, इसको अगर सही से पढ़ें तो तुंग अलग है, जग अलग है, तो जगतुंग फर्स्ट। ओके, क्योंकि ये टाइटल किसी और ने भी लिया था, इसीलिए जगतुंगा के आगे फर्स्ट लगाया हुआ है। ओके, और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम और किया था कि इन्होंने पल्लव, पांड्या और गंग तीनों को हराया हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं अमोघ वर्ष को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोविंद थर्ड के बेटे हैं। ठीक है, और इनका शासनकाल 68 सालों तक, 68 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया है। देख लीजिए कितना लंबा है, और मतलब इन्होंने कितनी कितने लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करके रखा है अपनी किंगडम को। ठीक है, इसीलिए इन्हें ग्रेट किंग बोला जाता है। और ये जो है जैनिज्म के दिगंबर सेक्ट को फॉलो करते हैं, करते थे। ठीक है, और इन्होंने मतलब इनको संस्कृत की और कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज थी,
और इसीलिए मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना रचनाएं, तो रचनाओं में इनकी जो है कविराज मार्ग आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है इनकी रचना कविराज मार्ग। ये इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है। और इसी को अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क बोला जाता है पोएटिक्स में, मतलब कन्नड़ साहित्य में सबसे पुराना काम पोएटिक वाला यही है, इसे ही माना जाता है। और एक और इनकी रचना है जो इम्पोर्टेंट है, प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाएं। ये है संस्कृत लैंग्वेज में, यहाँ पे इन मिस हो गया, आप लिख लीजिएगा इन संस्कृत, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स पूछी जाती हैं, बुक्स और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई, किसने लिखा है, तो ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं, ये बहुत काइंड, बहुत अच्छे नेचर के थे, इसके लिए इन्हें साउथ का अशोका भी कहा जाता था, ठीक है। और इन्होंने, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी एलोरा पे पहले प्रीवियसली हुआ करती थी, उसको ट्रांसफर करके मान्यखेत पे ले आए थे ये सबसे पहले, ठीक है। और इन्होंने जब मालखेत या मान्यखेत जहाँ पे ये अपनी कैपिटल इन्होंने शिफ्ट करी थी, तो उस नगर को भी इन्होंने बसाया। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कैपिटल लेके अपना दरबार वहां पे रख लिया बस हो गया काम, वहां पे नगर भी बसाया था इन्होंने प्रॉपर, ठीक है। और फिर इन्होंने टाइटल लिया था वीर नारायण का। कब? ये जब इन्होंने चालुक्य को हराया था, तब इन्होंने ये टाइटल लिया था वीर नारायण, ठीक। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पर्सन इनके शासनकाल में आए थे, सुलेमान। इनके कोर्ट में आए थे 851 ईस्वी में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट किंग पे, इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड जो हैं, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये अमोघ वर्ष के ग्रैंड सन है, अमोघ वर्ष के पोते, ठीक है। ये शैविज्म को फॉलो करते थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने टाइटल लिया था परमेश्वर का। आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जो राष्ट्रकूट है इसमें परमेश्वर, महाराजाधिराज तो सब में कॉमन है, लेकिन परमेश्वर जो है राष्ट्रकूट वाले में कॉमन है, कई लोगों ने ली हुई है, तो इन्होंने भी परमेश्वर लिए हुए है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन्होंने प्रतिहार किंग महिपाल फर्स्ट को हराया था, ठीक है। कब? 915 ईस्वी में, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कन्नौज पे अधिकार कर पाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट राष्ट्रकूट किंग हु कॉन्क्वर्ड कन्नौज, ठीक है। ये पहले हैं जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, मतलब वहां पे जीते तो पहले भी थे एक लोग, अभी मैंने बताया था ना आपको। चलिए देखते हैं कहाँ पे बताया था। ये देखिए, ये कौन है, ध्रुव धारावर्ष जो थे, उन्होंने भी कन्नौज तक गए थे लड़ाई, मतलब युद्ध करने, और उन्होंने गुर्जर, प्रतिहार और पाल को हराया था, लेकिन वहां अधिकार नहीं कर पाए थे। अधिकार किसने किया है? अधिकार यहाँ पे किया है आके, ठीक है। इंद्र थर्ड ने अधिकार किया है आके, क्लियर हुआ? चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा कि अधिकार इन्होंने किया है, पर जीता पहले भी गया है, ठीक है। और इन्होंने फिर विजंबा से शादी करी, जो कि कोकल की ग्रैंड डॉटर थी, और वहां पर एक विजय स्तंभ बनवाया। कहाँ पर? चेदी में। वहां पे भी कोई एक्सपीडिशन करने पहुंच गए होंगे राजा महाराजा, ठीक है। तो इनको बोला जाता है कि इन्होंने रीस्टैब्लिश किया था साम्राज्य को। आगे अब है कृष्ण थर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? चलिए देखते हैं। क्योंकि ये लास्ट ग्रेट किंग थे, मतलब इसके बाद किंग्स आए बट वो वीक हुए, डिक्लाइन करने लगा साम्राज्य इनका। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी थे क्योंकि मतलब इन्हीं के शासन काल तक की, मतलब जो इन्होंने कंसोलिडेट करके रखा है एम्पायर को, कहाँ से कहाँ तक की? नर्मदा रिवर से लेकर के कावेरी तक, मतलब अगर ऐसे देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रीजन इन्होंने बना के रखा था अपना, कंसोलिडेट करके, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं। आप देखिए, शांति पुराण एक बहुत फेमस कन्नड़ पोएट का ग्रंथ है, जो कि पोएट पोन के द्वारा लिखा गया था। वो इनके दरबारी कवि थे,
मतलब पूर्ण इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। और 949 ईस्वी में इन्होंने चोला किंग परांतक फर्स्ट को हराया था। और उन्हें हराने के बाद जो चोल का जो नॉर्दर्न एरिया था ना, टेरिटरी उनकी, उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। ये देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने और क्या किया। फिर इन्होंने क्या किया, जब इतना कब्जा कर लिया इनका, फिर ये चले रामेश्वरम की तरफ, ठीक है। और वहां पे भी जाके एक मतलब जीता जो भी थोड़ा बहुत युद्ध वगैरह किए जरूर होंगे, तो वहां पे जाके इन्होंने पिलर ऑफ विक्ट्री बनवाया और एक टेम्पल बनवाया, ठीक है। इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब उसके बाद लास्ट किंग बचे हैं, इनको देखना ये है, क्योंकि ये देखना रहता ना कि आखिरी कौन था। फिर क्योंकि इनको हटा के ही कोई नया किंगडम स्टैब्लिश होगा ना, तो ये इसलिए लास्ट वाले इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अब इनको भी देख लेते हैं। ये जो थे इनको किसने ओवरथ्रोन किया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट ही है। इनको तैलप ने हटाया था। और फिर फाउंड करी थी चालुक्यास ऑफ कल्याणी, ठीक है। मतलब जो कल्याणी के चालुक्य राजा थे, जिन्होंने उसको कल्याणी के चालुक्य वंश को मतलब स्थापना करी, वो तैलप नाम था उनका, और उन्होंने ही इनको हटाया क्योंकि ये वीक थे, ठीक है। आई थिंक इतना ही है इसमें देखने लायक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जाएगा तो फिर सबके लिए ही टफ होगा, वो फिर मेरिट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना पढ़िए। थैंक यू सो मच।